बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 3। कहानी की शुरुआत में हमें दो हॉबिट्स को दिखाया जाता है जो कि तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं और इनमें से एक हॉबिट के कांटे में मछली फंस जाती है और ये मछली बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो मछली को ऊपर नहीं खींच पाता और तालाब में गिर जाता है और मछली उसे पानी में खींचना शुरू कर लेती है। जब वो तालाब के अंदर पहुंच जाता है तभी तालाब में उसकी नजर उस रिंग पर पड़ती है जो आज से कई सौ साल पहले इस तालाब में गिरी होती है और वो यही रिंग है जो आज फ्रोडो के पास है। वो हॉबिट उस रिंग को उठा लेता है और तालाब के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा हॉबिट भी आ जाता है और इस हॉबिट का नाम स्मिगल होता है जो आज फ्रोडो के साथ है और गोलम के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों को इस रिंग को देखकर उसका नशा हो जाता है, वो दोनों से लेना चाहते हैं। स्मिगल बोलता है कि ये रिंग मुझे दे दो, लेकिन वो उसे नहीं देना चाहता। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और स्मिगल उसे मार देता है। इसके बाद स्मिगल के लोग उसे उस जगह से निकाल देते हैं। वो गुफाओं में चला जाता है और अब वो गुफाओं में रहता है और मछली खाता है और उन अंधेरी गुफाओं में अकेला रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और आज 2500 साल बाद स्मिगल का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वहाँ पर दिखाते हैं कि गोलम इन दोनों को अगले सफर पर ले जा रहा है और ये मोर्डोर से अब ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर एक बार फिर गोलम अपने अच्छे मन और बुरे मन से लड़ रहा होता है। उसका अच्छा मन हालांकि उसे कह रहा होता है कि उसे बुरा नहीं सोचना चाहिए और उसका बुरा मन उसे कहता है कि इन दोनों को मार दो और रिंग हासिल कर लो। हालांकि अब गोलम को फ्रोडो पर यकीन भी नहीं है, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि इन दोनों को रास्ते में मार देगा और रिंग हासिल कर लेगा। और जब वो ये प्लान बना रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है, तभी पीछे से सैम आ जाता है। वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद सैम गोलम को मारता है, तभी वहाँ पर फ्रोडो आ जाता है। वो सैम को मना करता है। वो कहता है कि हम इसके बगैर मोर्डोर नहीं पहुँच सकते। सैम बोलता है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि ये हमें मारना चाहता है। फ्रोडो कहता है कि इसके अलावा हमें कोई भी मोर्डोर का रास्ता नहीं दिखा सकता। और अब ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और गोलम फ्रोडो को भड़काने की भी कोशिश करता है। वो ये कहता है कि ये मोटा तुमसे झूठ बोल रहा है और ये तुमसे रिंग छीनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गैंडोल्फ और उसके आदमी एसगार्ड पहुंच जाते हैं जहाँ पर एंट्स ने सारुमन को कैद किया होता है। और वहाँ पहुंचने के बाद गैंडोल्फ सारुमन से बोलते हैं कि हमें दुश्मन के सारे राज बता दो, लेकिन सारुमन मना कर देता है। सारुमन के साथ वहाँ एक और आदमी होता है जो राजा थियोडस का आदमी होता है और इसका नाम ग्रीमा है और इसी की मदद से सारुमन ने राजा पर जादू किया था और उसे अपने वश में किया था। राजा थियोडस करीमान को बोलते हैं कि तुम इसका साथ छोड़ दो और आजाद हो जाओ और यहाँ नीचे आ जाओ, पर सारुमन बोलता है कि ये आजाद नहीं हो सकता, ये मेरा गुलाम है और उसे मारने लग जाता है। इसके बाद जब सारुमन गैंडोल्फ से बातें कर रहा होता है तो पीछे से ग्रीमा आता है, अपना चाकू निकालता है और सारुमन को कई चाकू मारता है और तभी नीचे से एल्फ एक तीर मारता है और वो तीर सीधा ग्रीमा की छाती पर लगता है और ग्रीमा मर जाता है और सारुमन भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और एक बहुत बड़ी नुकीली लकड़ी उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। सारुमन के पास एक जादुई गोला भी होता है और वो गोला पानी के अंदर गिर जाता है जिसे हॉबिट पिपिन उठा लेता है। गैंडोल्फ बोलते हैं कि वो गोला मुझे दे दो और गैंडोल्फ उस गोले को ले लेते हैं और इसके बाद ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। और एक रात जब ये सारे सो रहे होते हैं तभी पिपिन, जिसने गैंडोल्फ को जादुई गोला दिया होता है, सोते हुए गैंडोल्फ के हाथ में जग देकर उससे वो जादुई गोला ले लेता है। और जैसे ही वो उस जादुई गोले को अपने हाथ में पकड़ता है, पिपिन को कुछ हो जाता है। गोला पूरी तरह से आग से लाल हो जाता है। दरअसल ये सारोन का गोला होता है जिससे सारुमन सारोन से बातें किया करता था। और तभी गैंडोल्फ भी उठ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस गोले को उससे वापस लेते हैं और पिपिन बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो गैंडोल्फ उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। वो कहता है कि मैंने एक शहर को देखा जो जल रहा है, जहाँ पर एक पेड़ था जो पूरी तरह से सूखा हुआ था और मैंने सारुमन की जलती हुई आंख को भी देखा। उसने मेरा नाम पूछा। गैंडोल्फ बोलते हैं कि तुमने फ्रोडो या उस रिंग के बारे में से कुछ बताया। पिपिन बोलता है मैंने उनके बारे में से कुछ नहीं बताया। दरअसल पिपिन ने मनास्त्री शहर को जलते हुए देखा था। असल सरोन का अगला निशाना मनास्त्री शहर है जो कि गोंडोर में एक खूबसूरत शहर है जिसे राजाओं का शहर भी कहा जाता है। और गोंडोर का असली वारिस एरागोन है और सारोन के दिल में कहीं न कहीं एरागोन का डर भी होता है क्योंकि कई 100 साल पहले उनके ही बड़ों ने सारोन की उंगली काट कर उसे खत्म किया था और वो रिंग हासिल की थी, जिसकी वजह से उसका खात्मा हो गया था। गैंडोल्फ बोलता है कि सारोन नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के लोग आपस में एक साथ हो जाएं। गैंडोल्फ भी ये फैसला करते हैं कि मनास्त्री शहर जाएंगे और वो अपने साथ पिपिन को भी ले जाते हैं। और ये लोग गैंडोल्फ के शहर मनास्त्री पहुंच जाते हैं जहाँ का राजा फोरोमिन और बैरमिन का पिता होता है और वो अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था, पर वो अपने छोटे बेटे फेरमिन से जरा भी प्यार नहीं करता। यहाँ का राजा रोहान राज्य की मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके साथ एरागोन होता है जो कि गोंडोर की राजगद्दी का असल में हकदार है और वो अपने राज्य को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो रोहान राज्य
राज्य की मदद लेने से इनकार कर देता है। गंडोल पिपिन को बताते हैं कि सरोन की सारी ताकत इकट्ठी हो चुकी है और इसके साथ साथ हजारों इंसान भी उसके साथ मिल चुके हैं और अब वो बहुत जल्द गंडोर पर हमला करेगा और गंडोर को खत्म कर देगा। पिपिन बोलता है कि हमें तुम पर विश्वास है। गंडोल बोलते हैं कि सरोन ने अब तक अपने सबसे खतरनाक सिपाही को छुपा कर रखा है और अब वो उसकी सेना की अगुवाई करेगा। कहते उसे कोई नहीं मार सकता और ये वही है जिसने फ्रोडो को अपनी तलवार से घायल किया था। गंडोल उस साये की बात कर रहे होते हैं जो ड्रैगन पर बैठकर अंगूठी ढूंढ रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम गोलम के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो जंगल से होते हुए मोंडोर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से ऊपर जाने के लिए उन्हें छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़कर जाना होगा और यहाँ एक दो नहीं बल्कि हजारों सीढ़ियाँ होती हैं जिन्हें चढ़कर उन्हें ऊपर चोटी पर जाना होगा और कभी भी चट्टान की सीढ़ियों से पैर फिसलकर इनके नीचे गिरकर मौत हो सकती है। यहाँ पर सरोन की सेना और ड्रैगन वाला साया भी होता है पर वो इन्हें नहीं देख पाते और ये लोग बड़ी आसानी से पहाड़ की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं और जब ये रात को सो रहे होते हैं तो गोलम इनकी बची हुई रोटी पहाड़ से नीचे फेंक देता है और रोटी का कुछ चूरा सैम के कपड़े पर डाल देता है। जब फ्रोडो और सैम उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बची हुई रोटी बैग में नहीं है। ये एल्विस रोटी होती है जिसका एक टुकड़ा खाने से पेट भर जाता है। सैम बोलता है कि रोटी गोलम ने उठाई होगी। गोलम बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो रोटी ही नहीं खाता और वो फ्रोडो को सैम के कपड़ों पर रोटी का चूरा दिखाता है और बोलता है कि जब आप नहीं देखते मैं इस मोटे का मुंह भरा हुआ देखता हूँ, रोटी इसी नहीं खाई है। सैम गोलम को मारने लगता है पर फ्रोडो उसे रोक देता है। फ्रोडो की हालत अच्छी नहीं है क्योंकि रिंग के असर से और साये की तलवार के वार से वो लगातार कमजोर हो रहा होता है। सैम बोलता है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं जानता हूँ कि ये रिंग की वजह से है। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए मैं रिंग को अपने पास रख सकता हूँ। फ्रोडो उसे धक्का देता है और कहता है कि पीछे हटो क्योंकि उसे लगता है कि सैम उससे अंगूठी हासिल करना चाहता है और फ्रोडो सैम को बोलता है कि तुम घर वापस चले जाओ। इस बात से सैम को बहुत दुख होता है और गोलम अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गंडोर का राजा यहाँ राज्य की मदद नहीं लेना चाहता पर गंडोल्फ होबिट की मदद से मदद की मिसालें जलाता है। रोहान को मदद का इशारा कर देता है और अब रोहान का राजा गंडोर की मदद के लिए आ रहा होता है। इसके अंदर एरागोन, गिमली और एल्फ भी होते हैं। तो जब ये अपनी पूरी सेना के साथ गंडोर की तरफ आ रहे होते हैं तो एक रात आर्विन के पिता जो एल्फ के राजा हैं वो एरागोन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि आर्वी मर रही है क्योंकि अंधेरे की ताकत बढ़ रही है और जैसे जैसे अंधेरों की ताकत बढ़ेगी सितारों की ताकत कम हो जाएगी और आर्विन मर जाएगी। एरागोन आर्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर आर्विन को मरना नहीं देना चाहता और आर्विन के पिता एरागोन को यह भी बोलते हैं कि तुम इस जंग को नहीं जीत सकते, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि अभी पहाड़ों में बहुत से खूनी लुटेरों के साए हैं, तुम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लो। एरागोन बोलता है कि उन पर विश्वास नहीं कर सकते, वो नहीं आएंगे। आर्वी के पिता बोलते हैं कि आएंगे अगर गंडोर का राजा खुद उन्हें बुलाए और वो एरागोन को उसके पूर्वजों की तलवार देते हैं और ये वही तलवार होती है जिससे सारोन का अंत हुआ था जो टूट गई थी और इस तलवार को दोबारा बनाया गया और अब एरागोन अपनी तलवार के साथ उन पहाड़ी दर्रों में जा रहा होता है जहाँ से आज तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। गिमली और एल्फ भी उसके साथ जाते हैं। उन पहाड़ी दर्रों में पहुँचने के बाद गिमली बोलता है यहाँ हमें सेना मिलेगी कैसे? एल्फ बोलता है कि यहाँ के लोग श्रापित हैं, बहुत साल पहले इन्हें गंडोर के राजा को मदद करने का वादा किया होता है पर जब वक्त आया वो भाग गए और इन अंधेरों में गायब हो गए और इन्हें शराब मिला कि उनकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वादा पूरा न हो जाए। और ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन राजा का वारिस यहाँ आएगा और वो मुर्दों के रास्तों से होते हुए गुजरेगा और इसके बाद ये तीनों मुर्दों के रास्तों से होते हुए गुजरते हैं जहाँ कई सारी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं और यहाँ से इनके घोड़े भी वापस भाग जाते हैं और ये तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक आवाज आती है कि किसने यहाँ आने की हिम्मत की और इनके सामने एक साया आता है और वो साया बोलता है कि हम जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते और इसके बाद वहाँ हजारों साया उभर जाते हैं। वो साया बोलता है कि तुम्हें अब मरना होगा और एल्फ उस पर तीर चलाता है और वो तीर उस साये को नहीं लगता क्योंकि वो हवा है और एरागोन बोलता है कि मैं तुम्हें हमारा वादा पूरा करने का हुक्म देता हूँ। वो साया बोलता है कि गंडोर के राजा के अलावा हमें कोई और हुक्म नहीं दे सकता और वो वंश अब खत्म हो चुका है। एरागोन वहाँ पर जितने भी साये होते हैं उन सबको बोलता है मैं गंडोर का राजा हूँ, मेरे लिए लड़ो और मैं तुम्हें वचन से मुक्त कर दूंगा। और एक हंसी की आवाज के साथ वो सारे साये गायब हो जाते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ गिरने लग जाती हैं। ये तीनों अपनी जान बचाकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद ये देखते हैं कि सारोन की सेना पानी के जरिए आगे बढ़ रही होती है और ये सभी इंसान होते हैं जो सारोन के साथ मिल चुके हैं और इन लोगों ने आसपास के गांव को जलाकर राख कर दिया होता है। तभी पत्थर से वही साया वापस आता है। वो बोलता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। इसके बाद नदी से जो सारोन की सेना जा रही होती है सब उस पर हमला कर देते हैं और उस पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सारोन की एक बहुत बड़ी सेना जिसमें ऑक्स होते हैं और गंडोर के साथ मनास्त्रीत पर पहुंचकर हमला कर देते हैं। गंडोर का राजा अब पूरी तरह से हार मान चुका है, वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है।
तो उसका दूसरा बेटा फेरामिन बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसे लगता है कि वो मर गया। वो उसे जलाने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर पिपिन और गैंडोल्फ आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। पर इसी दौरान राजा खुद आग में गिरकर मर जाता है। गोंडोर के बाहर सारोन की बहुत सारी सेना है और ये इस सेना से नहीं जीत सकते। वो सेना गोंडोर पर हावी हो रही होती है क्योंकि सारोन की सेना में बहुत बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े ड्रैगन और तरह तरह के ऑक्स और कई तरह के जीव होते हैं जिनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं है। अब इसके बाद बहुत बड़ा सफर तय करने के बाद रेहान की सेना भी वहां पर पहुंच जाती है और इसके बाद इनके बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। तो इस युद्ध के बीच में रेहान के सामने बहुत बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं। इसकी वजह से रेहान राज्य की सेना को बहुत बड़ा नुकसान होता है और तभी वोस आया जो सारोन की सेना का सबसे बड़ा सिपाही है। वो अपने ड्रैगन पर बैठकर आता है और रोहान के राजा थ्रेडस को उसका ड्रैगन उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को आदेश देता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी वहाँ पर थ्योडस की भतीजी आ जाती है। ये और हॉबिट मैरी छुपकर जंग में आए होते हैं और थ्योडस की भतीजी ड्रैगन की गर्दन काट देती है और वो काला साया नीचे गिर जाता है और अब उसके सामने वो लड़की है जिसने सिपाही की पूरी ड्रेस पहनी होती है, इसलिए पता नहीं चलता कि वो एक लड़की है। तो साया बोलता है कि मुझे कोई आदमी नहीं मार सकता और इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से मैरी आ जाता है जो कि एक हॉबिट है और उसके ऊपर खंजर से वार करता है और इसके बाद वो लड़की अपनी तलवार उठाती है और इसके बाद अपना हेलमेट उतार कर बोलती है कि मैं आदमी नहीं हूँ और अपनी तलवार उसके चेहरे के अंदर घुसा देती है, जिससे वह साया मर जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि सारोन की जो सेना पानी के रास्ते यहाँ पर आने वाली थी उसके जहाज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ओक्स की सेना वहाँ पर पहले ही होती है। ओक्स का सरदार बोलता है कि तुमने आने में देर क्यों कर दी और जल्दी जहाज से उतरो। जहाज से अरागोन, गिमली और एल्फ उतरते हैं और उनके साथ होती है डेडमैन की बहुत बड़ी सेना और वो उन पर हमला कर देती है जिसका सामना कर पाना ओक्स के बस की बात नहीं है। और इस तरह एक घमासान युद्ध के बाद इंसानों की जीत होती है और सारोन की हार, पर राजा थ्योडस की मौत हो जाती है और अब रेहान का राजा और गोंडोर का राजा मर चुके हैं। उसके बाद डेडमैन की सेना का राजा एरागोन के पास आता है और इसे बोलता है कि अब हमें मुक्त कर दो, तुमने हमसे वादा किया था। एरागोन बोलता है कि जाओ, तुम्हें मुक्ति मिली और फिर वो पूरी सेना हवा बनकर उड़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गोलम और फ्रोडो आगे बढ़ते हैं और सैम वापस जा रहा होता है और जब सैम नीचे पहुंचता है तो वो नीचे देखता है कि उनके रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं जिससे गोलम ने नीचे फेंका होता है और वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है और वो वापस ऊपर की जानिब जाने लगता है। वहीं फ्रोडो और गोलम एक गुफा के बाहर पहुंचते हैं। गोलम बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अंदर जाना होगा क्योंकि यही एक रास्ता है। और जब फ्रोडो अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जाले होते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी आती है जो फ्रोडो को मारना चाहती है। दरअसल गोलम फ्रोडो को जानबूझकर यहाँ लाया होता है क्योंकि वो मकड़ी उसे मार दे और बाद में वो रिंग हासिल कर ले और फ्रोडो मकड़ी की आंखों से ओझल हो जाता है और तभी गोलम उस पर हमला कर देता है और उनकी हाथापाई के दौरान गोलम चट्टान से नीचे गिर जाता है और फ्रोडो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फ्रोडो कमजोर है क्योंकि जैसे जैसे रिंग मोर्डोर की तरफ बढ़ रही है वो फ्रोडो पर हावी हो रही है। अब जब फ्रोडो वहाँ से आगे बढ़ता है तब वो विशाल मकड़ी फ्रोडो के पीछे से आकर उसे डांग मार देती है जिससे फ्रोडो बेहोश हो जाता है और वो मकड़ी उसे अपने जाल में लपेट लेती है। पर इससे पहले कि वो मकड़ी फ्रोडो को वहाँ से ले जा पाती, वहाँ पर सैम आ जाता है और वो मकड़ी से लड़ता है जिसमें सैम की जान जाते जाते बचती है। पर सैम मकड़ी को घायल कर देता है और मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सैम फ्रोडो को जगाने की कोशिश करता है पर फ्रोडो सैम की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। सैम बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। तभी वहाँ पर दो ऑक्स हो जाते हैं। सैम वहाँ पर सूख जाता है। वो ऑक्स फ्रोडो को देख लेते हैं और एक ऑक्स बोलता है कि बूढ़ी मकड़ी ने एक और आदमी को मार दिया। दूसरा ऑक्स बोलता है कि मारा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश किया है और कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगी। और वो दोनों ऑक्स उसे वहाँ से लेकर जाते हैं और अब सैम को पता है कि फ्रोडो जिंदा है और अब वो दोनों ऑक्स फ्रोडो को एक कमरे में ले जाते हैं। वो उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब वो फ्रोडो को मारने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से सैम आकर अपनी तलवार उसके अंदर आर पार कर देता है जिससे वो ऑक्स मर जाता है। फ्रोडो सैम को देखकर खुश होता है और उससे माफी मांगता है और फ्रोडो बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि रिंग उसके पास नहीं थी। फ्रोडो बोलता है कि वो रिंग ले गए। सैम बोलता है कि नहीं, वो रिंग नहीं ले गए क्योंकि सैम ने वो रिंग पहले ही निकाल ली होती है। क्योंकि सैम बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो इसीलिए मैंने रिंग निकाल ली थी। फ्रोडो बोलता है कि रिंग मुझे दे दो। सैम रिंग देना तो नहीं चाहता क्योंकि रिंग को अपने पास से दूर करना इतनी आसान बात नहीं है, पर फ्रोडो उससे वो रिंग ले लेता है। वो बोलता है कि रिंग की जिम्मेदारी मेरी है, इसका बोझ मुझे उठाने दो, यह रिंग तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अब ये मोर्डोर के मोंडोर की गुफा की तरफ जाते हैं पर वहाँ जाना आसान नहीं है क्योंकि इनके बीच में करीबन 10,000 ऑक्स होते हैं और ये बात गंडोक भी जानते हैं। इसलिए वो ये तय करते हैं कि वो मोंडोर पर यानी सारोन की सेना पर हमला कर देंगे और ये सब अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं।
पर यहाँ पर सौरौन की एक बहुत बड़ी सेना होती है जिससे जीत पाना नामुमकिन है। सौरौन की सेना ने चारों तरफ से घेर लेती है, पर ये जिस मकसद से यहाँ आए होते हैं वो पूरा हो जाता है। क्योंकि सौरौन की सेना यहाँ पर है तो फ्रोडो और सैम को वहाँ से गुजरने का रास्ता मिल जाता है। क्योंकि फ्रोडो और सैम कई बार पकड़े जाने से भी बचते हैं, क्योंकि वो अपनी हिम्मत और चालाकी से बच जाते हैं और इन्होंने ऑक्स के कपड़े पहने होते हैं, जिससे इन्हें पहचानना आसान नहीं होता। अब सैम और फ्रोडो मांडोव के उस पहाड़ तक पहुँच जाते हैं जहाँ इस रिंग को नष्ट करना है, पर सैम और फ्रोडो दोनों की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं और इनके अंदर शक्ति नहीं है, पर एक मकसद है जिसकी वजह से ये चलते जा रहे हैं। और फ्रोडो जिसके ऊपर रिंग का भार है वो एक जगह आकर गिर जाता है। फिर सैम बोलता है कि मैं रिंग का भार नहीं उठा सकता, पर तुम्हारा तो उठा सकता हूँ, और वो फ्रोडो को अपने कंधे पर उठाकर मांडोव की पहाड़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ इंसानों और सौरौन की सेना के दरमियान बहुत बड़ी जंग हो रही होती है। अब जब सैम फ्रोडो को अपने कंधे पर उठाकर मांडोव की गुफा तक पहुंच चुका होता है, तभी वहां पर गोलम आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। गोलम उनसे रिंग छीनना चाहता है, और जब गोलम फ्रोडो का गला दबा रहा होता है तो सैम उसे एक पत्थर से मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सैम और गोलम के दरमियान शरीर लड़ाई हो रही होती है। तब फ्रोडो पूरी शक्ति से उड़ता है और मांडोव की गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर लावे की नदी बह रही होती है, और इस रिंग को यहीं पर बनाया गया था। और सैम भी भागकर उसके पीछे आ जाता है और अब रिंग फ्रोडो के हाथ में है। सैम बोलता है कि उसे नीचे फेंक दो और नष्ट कर दो, पर फ्रोडो से नहीं फेंकना चाहता। वो बोलता है कि ये रिंग मेरी है। वो उसके मुंह में आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कई सौ साल पहले वो राजा इसके मुंह में आया था, जिसे सबसे पहले ये रिंग मिली थी। और फ्रोडो उस रिंग को पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है वो गायब हो जाता है, और रिंग को पहनने की वजह से सौरौन को पता चल जाता है कि वो रिंग मांडोव की गुफा के अंदर है। तभी सौरौन के ड्रैगन जो जंग में होते हैं मांडोव की गुफा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर फ्रोडो गायब होकर उस गुफा से बाहर निकलना चाहता है। और तभी वहाँ पर गोलम आ जाता है, तो गोलम को फ्रोडो के पाँव के निशानों की वजह से पता चल जाता है कि वो कहाँ है। उसके बाद वो उस पर हमला कर देता है और फ्रोडो की उस उंगली को अपने दांतों से काटकर अलग कर देता है जिसमें वो अंगूठी होती है। उसके बाद फ्रोडो दिखने लग जाता है और रिंग आ जाती है गोलम के पास, और गोलम रिंग पाकर बहुत खुश होता है। और तभी फ्रोडो उस रिंग को छीनने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ इंसानों की सेना सौरौन की सेना से हार रही होती है, और यहाँ रिंग गोलम के पास चली जाती है। अब जब फ्रोडो उससे रिंग छीनने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, और नीचे लावे की नदी बह रही होती है, और फ्रोडो चट्टान पकड़ लेता है, पर गोलम उस लावे की नदी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद सैम फ्रोडो को ऊपर खींच लेता है, और नीचे रिंग उस लावे में धीरे धीरे पिघल जाती है और वहीं पहुंच जाती है जहां से वो रिंग आई थी। रिंग के खत्म होने के साथ ही सौरौन की सेना और सौरौन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और इस तरह बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। और अंत में यह दिखाते हैं कि एरागोन को राजा बना दिया गया है। टारविन जिसे वो प्यार करता है, जो कि एल्फ की राजकुमारी है, उसकी शादी उसके साथ हो जाती है। और अब चारों हॉबिट्स के सामने राजा आता है और हॉबिट्स उसके सामने सर झुकाते हैं, और राजा बोलता है कि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। और राजा के साथ वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो सारे इन चारों के सामने अपना सर झुकाते हैं। तो 13 महीनों के सफर के बाद आज ये चारों हॉबिट्स अपने शहर, अपने घर शायर वापस आ जाते हैं, जहाँ सैम उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता है, और फ्रोडो 4 साल तक वहीं शहर में रहता है और वहाँ पर एक किताब भी लिखता है। और ये किताब उनके सफर पर होती है। के बाद वो अपने अंकल के साथ मिडल अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। उसके अंकल अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और एल्फ बिल्बो बैगिंस को सम्मानित करना चाहते हैं, और वहाँ पर बिल्बो बैगिंस को ले जाने 3 एल्फ आए होते हैं, और बिल्बो बैगिंस को अपनी शिप पर ले जाने के लिए वहाँ आए होते हैं। और अब बिल्बो बैगिंस के साथ गैंडोल्फ और फ्रोडो भी जा रहा होता है। फ्रोडो जाने से पहले वो किताब जो उसने लिखी होती है वो सैम को दे देता है और बोलता है कि अभी मेरा सफर बाकी है, और वो भी उनके साथ चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।